में कई फॉरेस्ट रेंजर अपनी जान हथेली पर रख जंगल की कीमती धरोहर को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पीपल पड़ाव जंगल रेंज से सामने आया ये वीडियो इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। उत्तराखंड के पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों में रेंजर RN गौतम को लकड़ी काटने और उसकी तस्करी की लगातार सूचना मिल रही थी। और फिर जब जंगलों में लकड़ी माफिया को रंगे हाथ दबोचने के लिए वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन लकड़ी तस्कर चलाया तो फिर बेखौफ और बेलगाम लकड़ी तस्करों ने वन कर्मियों की टीम पर गोलियां बरसा दी। उत्तराखंड के वन कर्मियों से ही बेखौफ लकड़ी माफिया लोहा लेने लगे। आमने सामने की फायरिंग हो गई। पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में तकरीबन 30 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन जब पीपल पड़ाव जंगल के वनकर्मी डटे रहे और क्रॉस फायरिंग की तो लकड़ी माफिया जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस ऑपरेशन में 4 वनकर्मी घायल तो हो गए, लेकिन लकड़ी माफिया को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लकड़ी तस्करी बेधड़क की जा रही है। लकड़ी तस्करी की घटनाओं में कई बार उत्तराखंड के कई भ्रष्ट वनकर्मी भी लिप्त पाए गए हैं, लेकिन फिर भी लकड़ी माफिया सक्रिय है। किसकी शहर से लकड़ी तस्कर उत्तराखंड के जंगलों को काट रहे हैं, ये फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। जंगल के अंदर कैसे पेड़ काटने के बड़े बड़े औजार पहुंच जा रहे हैं? कौन है जंगल के दुश्मनों का दोस्त? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार कीमती लकड़ियों की तस्करी हो कैसे रही, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाने पर पाबंदी अगर है तो लकड़ी तस्करी कैसे हो रही है, सबसे पहला सवाल है जो प्रश्न खड़े होते हैं ये तस्वीरें सामने आने के बाद। लकड़ी काटने वाले औजार के साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे में उस औजार के साथ तस्कर एंट्री कैसे कर ले रहे हैं प्रतिबंधित एरिया में? जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को प्रवेश कौन दे रहा है? किसकी इजाजत से ये प्रवेश हो रहा है? क्योंकि प्रतिबंधित एरिया है तो ऐसे में उनकी एंट्री कैसे हो जा रही है इतने बड़े बड़े वाहनों के साथ? चौथा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में सभी आरा मशीनों की जांच पड़ताल हो रही है? क्योंकि अगर हो रही होती तो बिना हुए ये यहाँ कैसे पहुंच जा रही है जंगलों में? पांचवा सवाल यह है कि आरा मशीनों पर सिर्फ निगम की लकड़ियों की चिराई हो रही है या फिर अंदर खाने या अवैध काम भी चल रहा है? क्योंकि यहाँ से जब लकड़ियां कटती हैं तभी आगे बढ़ती हैं, तो क्या अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। छठा सवाल आपके सामने अब रख देते हैं, उत्तराखंड के भ्रष्ट वन अधिकारियों के खिलाफ क्या वक्त आ गया एक्शन का? क्योंकि कहीं ना कहीं मिली भगत है, अंदर खाने सेटिंग चल रही है और यही वजह कि एक खेल चल रहा है। ऐसे में क्या अब एक्शन का समय आ गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सातवां सवाल जो खड़ा होता है इन परिस्थितियों में कि उत्तराखंड में लकड़ी माफियाओं को किसका संरक्षण मिला हुआ है? क्योंकि सब कुछ होने के बाद, सजा का प्रावधान होने के बाद, जुर्माने का प्रावधान होने के बाद ये कैसे चल रहा है खेल? ऐसे में किसी का तो संरक्षण है, कौन है वो? क्या उसकी पहचान अब यहाँ पर जरूरी नहीं? आठवां सवाल जो खड़ा होता है इन परिस्थितियों में, लकड़ी तस्करी से 400 करोड़ के नुकसान का जिम्मेदार अब कौन होगा? क्योंकि बहुत भारी नुकसान, ये महंगी लकड़ियां, सागौन की, देवदार के जो पेड़ हैं, इन्हें काट काट के जो पैसों की उगाही का खेल है वन माफिया, वन तस्कर कर रहे हैं, उससे नुकसान तो सरकार को ही हो रहा है। उसकी नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? नवा सवाल जो खड़ा होता है वो अब आपके सामने रख रहे हैं, उत्तराखंड से लकड़ी तस्करी कर आखिर पहुंचाई कहां जा रही? क्योंकि उत्तराखंड में से नहीं खपाया जा रहा है, इसे अलग अलग इलाकों में देश के पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर से आगे तक पहुंच जा रही, उधम सिंह नगर जो सहारनपुर से लगा हुआ है, तो आखिर कहां कहां तक इसकी सप्लाई हो रही है, कैसे हो रही है, चोरी छिपे हो रही है, उसको लेकर भी बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। 10वां और आखिरी सवाल जो हम खड़े कर रहे हैं इस घटना के सामने आने के बाद कि आखिर उत्तराखंड में कब रुकेगी जंगल से लकड़ी की तस्करी? क्योंकि पर्यावरण को भी इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये सवाल है जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार को भी सोचने की